व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक यानी एक्स्ट्रा। आरोग्य मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं ल्यूकोरिया के बारे में। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक बात का जिक्र किया था। पित्त का जिक्र किया जी। मूल कारण देखिए, क्योंकि अक्सर लोग समझते नहीं है, वो ट्रीटमेंट करते रहते हैं, सालों साल इलाज करते रहते हैं। कुछ डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि अंदर रखने वाली कोई टेबलेट ये रख लो, इससे ठीक हो जाएगा। कुछ कहेंगे आपको ये गोली खा लो, या इन्फेक्शन हो गया एंटीबायोटिक ले लो, या आप कहीं और भी किसी चिकित्सक के पास जाएं। तो मूल कारण को अगर आपको नहीं समझाया गया है तो आप गलती करते हैं। कितने ही पेशेंट हमारे पास आते हैं ल्यूकोरिया के, तो मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि हमें मालूम है मोस्ट ऑफ द केसेस पित्त की वजह से गर्मी जब हो जाती है, बॉडी में हीट जब बढ़ जाता है, तो हमारा शुक्र धातु जो एक रिप्रोडक्टिव फ्लूइड के रूप में हमारा वो प्रजनन अंगों में जो मौजूद रहता है, वो पिघल करके बाहर निकलना शुरू होता है। गर्मी जो है खाने पीने से होती है, बहुत ज्यादा चाय सबसे बड़ी कल्प्रिट है। मिर्ची, अचार, खटाई, नींबू, संतरा, कोई भी गर्म चीजें, नॉनवेज वगैरह खाना, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये भी सब आजकल लेडीज भी प्रयोग करती हैं ऐसी चीजों का। तो ये सब चीजें जो है वो हीट बढ़ा करके आपके डिस्चार्ज को बढ़ाएंगी। दूसरा जो है इसमें आपने मेन ध्यान रखना है कि गर्मी की बात की है तो मेंटली भी हो सकता है। बहुत ज्यादा आपको इरिटेशन हो, गुस्सा हो, मेंटल कुछ एक तरह का जो है एंगर जिसको बोलते हैं वो हो, शरीर में किसी भी तरह से अगर हीट बढ़ेगी तो आपका पित्त बढ़ता है उससे। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप कोई भी रोग ठीक करने चलते हैं तो कई बार हम गलती यही करते हैं कि इलाज कर रहे हैं लेकिन कारण को नहीं रोक रहे हैं। इधर से कारण को कम कर रहे हैं, उधर कारण बढ़ा रहे हैं, तो वो बात वहीं की वहीं रहती है। फिर उसमें यही होता है कि जी हमने आयुर्वेदिक इलाज भी करा लिया। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, कह रहे जी हमने आयुर्वेद भी बहुत करा लिया, कुछ नहीं हुआ। तो मैं कई बार उनसे एक ही प्रश्न पूछता हूँ, चाय पीते हैं? हाँ जी, चाय तो पीते हैं 5-6 बार दिन में। तो मैंने कहा फिर क्या इलाज कराया आपने? या तो इलाज आपको बताया ही नहीं किसी ने अच्छी तरह से। तो हमारा प्रयास सबसे पहले यही रहता है, जीवा का एक मेन उद्देश्य ये है कि आप इलाज कहीं से कराएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी से दवाई लें, लेकिन रोग को समझें। हमारे यहाँ से रोग समझ के जाएं आप जी। अगर यहाँ शो में नहीं समझ आता है, फोन करके डॉक्टर से समझिए और उसका प्रॉपर कम से कम खान पान तो चेंज करो अपना जी। यानी ये ना हो कि आप इलाज भी कराएं और फिर वो गलतियां भी करते जाएं। अभी एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका आरोग्य मंत्र में। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाह रहा था। जी पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सागर। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बोलिए, पूछिए। सागर जी, मेरे को ये पूछना था डॉक्टर साहब, मेरे को ये पूछना था आपसे कि जैसे मेरा कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था जी, फिर उसके बाद मेरे हिप बोन में फ्रैक्चर हुआ था जी, और उसके बाद कुछ टाइम मेरा एक्सीडेंट होने के बाद वो ऑपरेशन से ठीक हुआ था। अच्छा। और उसके बाद वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, ऑपरेशन के 3 साल बाद मेरे को चलने की दिक्कत होने लगी। अच्छा। और उसके बाद मैंने MRI कराया अपना, तो MRI में पता लगा कि कोई नस वहाँ पे ब्लॉक हो रखी है, उस वजह से जो है सप्लाई वहाँ पे ब्लड की कम जा रही है। अच्छा। और मेरी जो थाई मसल है, वो जो बैक हिप मसल से लेकर पूरा थाई घुटने तक वो श्रिंक होती जा रही है, और उसमें समझ नहीं आ रहा है मुझे, उठने बैठने में भी दिक्कत हो रही है जी। और वो मसल जो है जैसे एक एज के बाद जैसे बूढ़े लोगों में थोड़ा मसल श्रिंक हो जाती है, वैसे ही मेरी मसल्स भी जो है थोड़ी श्रिंक हो रही है जी। तो मैं उनके पास, डॉक्टर के पास दोबारा भी गया था, तो उन्होंने बोला ये जो है आपकी नस ब्लॉक हो गई है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, उस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? देखिए, बहुत अच्छा आपने, धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से विस्तार से आपने रोग को समझाया। और क्योंकि रोग वाकई में पोस्ट ऑपरेटिव कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऑपरेशन के बाद कई बार जो है, जब ऑपरेशन आपका फ्रैक्चर के बाद, जो एक्सीडेंट के बाद ऑपरेशन किया गया, हो सकता है उस समय कोई वहां नस में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई चीज ऐसी जो उसका रूट है उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया है, कोई खराबी आ गई है, कोई चीज कट गई है, कोई दब गई है। तो
दो चीज हमको यहाँ समझनी बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज प्राकृतिक रूप से ही अंदर ब्लॉक होती है तो उसको खोलना आसान है, लेकिन अगर बाहर के काट पीट से, एक्सीडेंट से, किसी बाहरी प्रभाव से कोई चीज दब गई है, कट गई है, उसको कई बार ठीक करना मुश्किल होता है। ये आपकी एजुकेशन के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसमें जो है इंटरनल खराबी नहीं है, वो बाहर की प्रभाव से वो जो है वो खराबी आई है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम आपकी सहायता के लिए जो है मना कर रहे हैं, आपको सहायता नहीं करेंगे। हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि आप दिल्ली रहते हैं, जो लोग दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव इस एरिया में रहते हैं, उनको मैं अक्सर यही कहता हूं कि हमारी क्लिनिक्स हैं जहां पर, वहां पर तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से जाके मिल लीजिए, रिपोर्ट्स भी दिखाइए, सारा बातचीत भी करिए। ये तो जो दूसरे लोग हैं जो हमसे दूर हैं, उनके लिए हम जो है सुविधा कहते हैं कि फोन करके दवाई मंगाई। तो आप, और क्योंकि आपका केस थोड़ा सा हमें और अच्छी तरह से समझना भी पड़ेगा, तो आप जो है हमारी कोई भी क्लिनिक पर चले जाइए। एनसीआर में हमारी क्लिनिक्स हैं, दिल्ली में भी हैं, और डॉक्टर को पहले अच्छी तरह दिखाइए। मेरी वेट मत करना, मेरे चक्कर में मत 6 महीने और वेट करना, क्योंकि कई बार मैं 6-6 महीने तक नहीं मिलता हूं, क्योंकि मेरे को काफी सारा काम करना है, ये प्रोग्राम भी करने होते हैं, ट्रैवलिंग भी काफी होती है। जो भी डॉक्टर हमारे क्लिनिक में है सारे अच्छे क्वालिफाइड हैं, सब हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, और अच्छी प्रकार से वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। उनको जाकर के मिलिए, अपनी समस्या बताइए, और मेरी आपसे ये पूरा मैं आश्वासन देता हूं कि हमारे डॉक्टर आपको अच्छी तरह से स्वस्थ करने में सक्षम है। बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है जी। तो आपकी जो परेशानी है डॉक्टर साहब ने उसका इलाज आपको बताया है, तो बस जीवा के साथ जुड़िए और अपने आप को जल्द से जल्द इस परेशानी से मुक्त कराइए। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हेल्पलाइन नंबर नोट करके रखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है, 012940885152, जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और पा सकते हैं एक बहुत अच्छी सेहत। जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत यानी एक्स्ट्रा कूल, स्वादिष्ट मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात, जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन।
आरोग्य मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ल्यूकोरिया के बारे में, लेकिन अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका आरोग्य मंत्र में। नमस्कार जी, मैं शालिनी गुप्ता बोल रही हूँ। जी शालिनी, बताइए क्या परेशानी है? जी, मेरी प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा मुझे मेंसेस के इरेगुलरिटी रहता है, 2-2, 3-3 महीने पे मेंसेस आते हैं, जो आएंगे वो भी काफी कम दिन के रहेंगे। और मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उसमें डॉक्टर ने बोला पीसीओडी की प्रॉब्लम है जी। तो इसके लिए मैं जानना चाहूंगी कि इसका कैसे इलाज है, और अभी तो मैं अनमैरिड हूँ, तो आगे मेरे लाइफ में इससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे क्या होगा? देखिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, जो डॉक्टर ने बताया, अल्ट्रासाउंड में आपको जो निर्णय किया गया है, उसका इलाज आयुर्वेद में है। और हमारे यहाँ तो काफी सारे केसेस पीसीओडी के हम ठीक करते हैं। हम तो बल्कि काफी अच्छे तरीके से कई बार कह देते हैं जोर से कि हम पीसीओडी का इलाज कर सकते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि क्यों कर सकते हैं कि क्यों हम उसके रोग के कारण को समझते हैं। और आपको भी जरा बता दें, आप अनमैरिड हैं अभी, इसलिए बहुत सारी अनमैरिड बच्चियों को आजकल ऐसे रोग हो रहे हैं। और उसमें मैंने ये देखा है मूल कारण कि कहीं ना कहीं कोई इमोशनल ब्लॉकेज, कहीं ना कहीं अंदर हमारा चित्त जो है, हमारा हृदय जो है, वहां कोई ऐसी ब्लॉकेज है। आजकल जो लड़कियां हैं वो मॉडर्न लड़कियां हैं, बाहर भी निकलती हैं, कॉलेजों में जाती हैं, पढ़ती हैं, जॉब भी करती हैं, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल कल्चर है, भारतीय संस्कृति जो है, उसमें ओरिजिनली हमारे अंदर जो जीन्स हैं वो अभी उतनी चीजें नहीं है कि हम वेस्टर्न पाश्चात्य तरीके से रहें। तो अक्सर आजकल जो कल्चर है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये वो, टेलीविजन, मूवीज, ये सब देखते देखते कई बारी जो है कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं। कुछ ऐसा किसी ने आपका जो है फ्रेंडशिप तोड़ दी, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया। मैं बड़े विस्तार से समझा रहा हूं, जरूरी नहीं है आपके केस में ये हो, लेकिन आपके माध्यम से बहुत लोगों से बात करते हैं। या कुछ ऐसी इच्छा आपकी होती है जो आप अंदर उसको दबा के रखते हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको कॉलेज में किसी ने कुछ बोल दिया कि आपका शरीर ऐसा है, आपका शक्ल ऐसी है, और आपको अंदर दिल में वो बात लगी, उसको सप्रेस किया। तो कहने का मतलब है, कोई भी चीज आप अंदर जब ब्लॉक करेंगे तो वो बॉडी में कुछ न कुछ ब्लॉक होगा आपका। और विशेष रूप से फीमेल्स के साथ मैंने ये देखा है कि फीमेल ऑर्गन्स में जाकर के, ओवरी में, यूट्रस में, ब्रेस्ट में या थायराइड में, इधर जाकर के ये प्रॉब्लम्स जो है ज्यादा ब्लॉकेज होती है। तो उससे सिस्ट बनेगा या गांठ बनेगी या कोई चीज ब्लॉक हो जाएगी। देखिए, बहुत विस्तार से आपको मैं समझा रहा हूं, क्योंकि इसी प्रकार से रोग ठीक होगा। कई बार क्या होता है कि पीसीओडी के पेशेंट हमारे जब आते हैं तो वो हम उनको दवाई देना शुरू करते हैं, लेकिन अगर हम इस कॉज को टच नहीं करेंगे तो वो दवाई खाते रहेंगे, लेकिन उधर वो मेंटल ब्लॉकेज उनका चालू है, तो फिर वो ठीक नहीं होता रोग। तो शारीरिक क्लीनिंग के लिए तो बहुत सारी चीजें, आपके पीरियड्स भी आ जाएंगे, आपके जो है वजन भी कम हो जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। 3-4 महीने में आपका ये सब चीज रेगुलराइज होने की उम्मीद है पूरी। लेकिन अगर कोई आपके केस में ऐसी चीज है तो कृपया करके प्लीज उसको भी डिस्कस करिए। हमारी डॉक्टर्स बहुत अच्छी हैं, लेडी डॉक्टर्स भी हैं, फोन पर बात करिए। किसी से भी अगर आप बात नहीं कर सकते हैं तो हमारे साथ आप हमारे डॉक्टर से बात करिए, उस चीज को निकाल दीजिए अंदर से। शेयर करने से चीज बाहर निकल जाती है। नहीं तो अपनी मम्मी से बात कर लीजिए, बड़े हो गए यहाँ पर भी, मम्मी से भी शेयर कर सकते हैं। कोई भी चीज आपकी हो उसको अंदर मत रखिए। और इलाज की तो हमने बात कर ही दी आपको कि इलाज हमारे पास है इसका। हमारे इसी नंबर पे फोन करके डॉक्टर से अच्छी तरह विस्तार में बात करिए, दवाई आपके घर भेज दी जाएगी। कोई चिंता का विषय नहीं है। 4-6 महीना दवाई खाइए, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। बिल्कुल, यानी इस परेशानी में जितना जरूरी उपचार है उतनी ही जरूरी काउंसलिंग भी है। तो आपको अपनी पूरी हिस्ट्री डॉक्टर के साथ शेयर करनी होगी और आपकी इस प्रॉब्लम को बेशक सॉल्व किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ल्यूकोरिया के बारे में जी। आपने बताया, आपने लक्षण बताए और कारण भी बताए। कारण में मुख्य रूप से जो मैंने जैसे पित्त का जिक्र किया था और वो बड़े विस्तार से समझाया था। जहां तक इलाज की बात है, ऐसे में बार बार पहले भी कहता हूं कि जब आपको लक्षण समझ आ जाए, रोग समझ आ जाए, कारण समझ में आ जाए, चिकित्सा तो अनेकों प्रकार की होती है। चिकित्सा में आपको केवल जो है उस कारण को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ एक युक्ति लगानी होती है। इसलिए हमारे यहाँ पर इसको कहते हैं युक्ति विपाश्रय चिकित्सा। युक्ति मतलब एक स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ती है, एक प्लान बनाना पड़ता है। उसके लिए काफी सारी औषधियां आयुर्वेद में इस रोग के लिए पर्टिकुलरली उपलब्ध हैं। वो आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां से आपको उपलब्ध हो जाएंगी। विशेष तौर पर ऐसे चूर्ण भी हैं, कुछ टैबलेट्स हैं, कुछ सिरप हैं,
कुछ ऐसे प्रकार के जो है और हमारे जो रस बोलते हैं जिनमें के कुछ हमारी ऐसी दवाइयां होती हैं जो ताकत भी बनाती हैं, जैसे कि लोहे की भस्म है या जो है और स्वर्ण भस्म है, कई ऐसे योग हैं वो आपको जो है उपलब्ध होंगी आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पास। इस रोग को कहते हैं श्वेत प्रदर। लेकिन मैं आपको जो है इसलिए कह रहा हूं कि चिकित्सा तो आपको करानी पड़ेगी और चिकित्सा हो भी जाएगी, लेकिन चिकित्सा कराते समय अगर आपको रूट कॉज मालूम नहीं होगा और अगर आप उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर हाल वही होगा कि दवाई में आप पैसा भी वेस्ट करेंगे और 4-6 महीने के बाद, साल के बाद आपको फिर हमारे यहीं आकर के खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रथा बन गई है जीवा में कि जो कहीं ठीक ना हो तो लोग लास्ट में कहते हैं अभी आप जीवा चले जाओ। इवन जब सब आयुर्वेदिक ट्राई कर लिया, 10 जगह से आयुर्वेदिक भी ले लिया, होम्योपैथिक भी ले लिया, जब वो ठीक नहीं होते तो हमारे पास आते हैं और हमें बड़ी खुशी है कि ऐसे रोगियों में भी कम से कम 80-85% लोगों को हम फायदा पहुंचा रहे हैं जी। तो ये मेरी कोई अपनी वो बात नहीं है, ये आयुर्वेद की बात है, या आप कह सकते हैं कि हमारी जो जीवा की अपनी एक स्टाइल है काम करने की, कि जहां पर हम रोग के जड़ को समझते हैं, लक्षणों को पेशेंट को अच्छी तरह से समझाते हैं और पेशेंट को हम इन्वॉल्व करते हैं ट्रीटमेंट। हमारे यहाँ चरक संहिता में लिखा है कि चिकित्सा के 4 लिम्ब्स हैं, चतुष्पाद बोलते हैं, 4 पैर हैं चिकित्सा के। उसमें चिकित्सक है, पेशेंट है, औषधि है, दवाई, और चौथी चीज है परिचारिका या उसको नर्स कहें, या आप जब घर में होते हैं तो आपके जो घर वाले जो हैं, सपोर्ट जो है आपका, प्यार जो है, वो चारों चीजें जब बराबर मात्रा में पूर्ण रूप से कार्य करती हैं तब चिकित्सा होती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत ही अच्छी बात आपने जाते जाते हमें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद ये बातें और बाकी सारी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू। यानी आप जब बीमार होते हैं तो आपको उस बीमारी से निजात दिलाने के लिए बहुत सारी चीजें एक साथ कलेक्टिवली काम पर लगती हैं और उसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आपके आसपास रहने वाले लोगों का, यानी आपके घर वालों का। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, चाहे किसी भी परेशानी से जूझ रहा है, तो आप मिलकर उसे इस परेशानी से दूर कराने की कोशिश में लगे रहें। यही है आज का आरोग्य मंत्र। लेकिन जाते जाते आप हमारा हेल्पलाइन नंबर जरूर नोट कर लीजिए, जो है 012940885152, जिसके जरिए आप हम तक जुड़ सकते हैं, जीवा से जुड़ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की एक पूरी टीम जुटी हुई है आपकी सेवा के लिए। इस नंबर पर जब आप कॉल करेंगे तो कोई ना कोई डॉक्टर आपको जरूर अटेंड करेगा, पूछेगा क्या है परेशानी, बताएंगे उसका हल। इसके अलावा SMS भी है एक तरीका हमसे जुड़ने का। आपको बस टाइप करना है JIVA जीवा, स्पेस दीजिए, नाम लिखिए और भेज दीजिए 56070 पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.jiva.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। मुड़ के न देख, मुड़ के दाना बेचिक दाना 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 बेचिक दाना चिमी 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 चला चला चला। बॉलीवुड के 100 साल पूरे होने का जश्न विदेशियों पर भी छाया। बॉलीवुड का जादू देखिएगा इस बार ग्लोबल इंडिया। फिरोजाबाद से हेमा मालिनी लड़ सकती हैं चुनाव। प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। यूपी के मंत्रियों का साउथ अफ्रीका दौरा विवादों में, मिलिट्री हवाई अड्डे पर विमान उतारने पर बखेड़ा।
आगरा में भीड़ ने ताक पर रख दिया कानून, युवक की मौत के बाद जमकर हुआ हंगामा। प्रतापगढ़ में ईटीवी की खबर का असर, लड़की की मौत मामले में 7 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। और सरबजीत सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार, पंजाब के भिकिविंड में दी जाएगी मुखाग्नि। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सियासी गलियारों से आ रही खबर की। प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद से बीजेपी के टिकट पर हेमा मालिनी चुनाव लड़ सकती हैं और उनके मैदान में आने से समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है। वहीं फिरोजाबाद से कांग्रेस सांसद राज बब्बर अब लखनऊ से आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ वो लखनऊ से चुनाव लड़ चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद से बीजेपी के टिकट पर हेमा मालिनी चुनाव लड़ सकती हैं और उनके मैदान में आने से समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि सियासी गलियारों से खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि यहां पर हेमा मालिनी ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो फिरोजाबाद से टिकट चाहती हैं। अब बीजेपी से टिकट पर हेमा मालिनी चुनाव लड़ सकती हैं, ये खबर आ रही है और कहीं न कहीं उनके मैदान में आने से समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता रंजना। रंजना, क्या खबर आ रही है? खबर यही आ रही है अभी तक तो कि क्या हेमा मालिनी को टिकट मिल सकता है फिरोजाबाद से? देखिए दीपाली, जिस तरह से हेमा मालिनी ने अपनी दावेदारी की है फिरोजाबाद से और जिस तरह से बीजेपी की स्ट्रैटेजी है फिरोजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के, क्योंकि 2009 तक अगर फिरोजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो ये लगभग समाजवादी पार्टी की सीट रही है। 2009 में अखिलेश यादव यहाँ पे चुनाव लड़े थे और कन्नौज से भी लड़े थे। उन्होंने फिरोजाबाद से अपना डिजिग्नेशन दे दिया था, कन्नौज से वो सांसद रहे और वहाँ पर डिम्पल यादव चुनाव लड़ी, वो हार गई। उस समय राज बब्बर वहाँ से चुनाव जीते। तो इस बार हेमा मालिनी की दावेदारी जो है वो एक अलग समीकरण पेश कर सकते हैं, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव वहाँ पर प्रत्याशी है सपा के, और जो दावेदारी है सपा की उसको चुनौती देने के लिए तरह से हम कहें तो हेमा मालिनी ने बीजेपी से अपनी डिमांड की है, वहाँ उस सीट टिकट मांगा है। और दूसरी तरफ राज बब्बर वहाँ से जो सांसद हैं उन्होंने लखनऊ से अपनी दावेदारी पेश की है। ये सारी खबरें जो हमारे पास आ रही है वो सूत्रों के हवाले से है और उन्होंने क्योंकि इससे पहले राज बब्बर अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लखनऊ चुनाव लड़ चुके हैं, तो उन्होंने लखनऊ मांगा है। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर हेमा मालिनी फिरोजाबाद चुनाव लड़ती है तो काफी दिलचस्प और रोचक मुकाबला रहेगा वहाँ पे, क्योंकि वो फिरोजाबाद की जो सपा की सीट बहुत सालों से रहती आई है, बीजेपी दूसरी या तीसरी पोजीशन पर आ रही है, लेकिन इस पर हेमा मालिनी ने अपनी दावेदारी पेश करके और राज बब्बर जिस तरह से वहाँ से मैदान पहुंच गया, तो इस तरह से देखा जाए तो काफी रोचक रहेगा वहाँ फिरोजाबाद का मुकाबला और सपा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रंजना, जिस तरीके से यहाँ पर लखनऊ से राज बब्बर ने टिकट मांगा है, चाहते हैं वो वहाँ से, तो क्या लगता है यहाँ पर अब बीजेपी अपना प्रत्याशी बदल सकती है? देखिए, अगर हम बात करें लखनऊ की या फिरोजाबाद की, अभी बीजेपी ने प्रत्याशी जो भी हम खबर चला रहे हैं वो सूत्रों के हवाले से चला रहे हैं और वहाँ पे हम फिरोजाबाद की बात कर रहे हैं। और फिरोजाबाद में क्योंकि बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी 2009 के इलेक्शन में, इस बार जो प्रत्याशी हेमा मालिनी ने टिकट की दावेदारी की है, तो इसलिए बीजेपी की पूरी स्ट्रैटेजी है कि इस सीट को में हम अपना झंडा लहराएं और इसलिए वो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी भी चल रही है वहाँ के लिए। और जिस तरह समाजवादी पार्टी के परंपरागत सीट रही है, लेकिन जब डिम्पल वहाँ से हार गई और राज बब्बर कांग्रेस के जीते, इसको देखते हुए इन सारे कैलकुलेशन को समीकरण को देखते हुए बीजेपी ये फैसला ले सकती है कि हेमा मालिनी को फिरोजाबाद में उतारा जाए और वहाँ से ये डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन अभी तक ये सारी खबरें हम लोग सूत्रों के हवाले से चला रहे हैं और ये माना जा रहा है कि हेमा मालिनी फिरोजाबाद से चुनाव लड़ सकती है और राज बब्बर लखनऊ से लड़ सकते हैं। रंजना, लेकिन यही बात करें कि हेमा मालिनी की, तो ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर किस वजह से हेमा मालिनी को टिकट मिल सकता है, लेकिन राज बब्बर की टक्कर में क्या बीजेपी अपना प्रत्याशी
बदल सकती है लखनऊ में? देखिए, लखनऊ की अगर हम बात करें बीजेपी के लिए, तो बीजेपी के लिए अभी लखनऊ के सीट की बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये मोदी से की लड़ने की यहाँ पे चर्चा चल रही है कि लखनऊ से मोदी भी लड़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ लखनऊ की सीट के लिए भी यहाँ सांसद राजीव टंडन है लखनऊ से। बीजेपी की ये लगभग परंपरागत सीट रही है, कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे लगातार 91 से जीतते आ रहे और पिछली बार राजीव टंडन यहाँ सांसद रहे। लेकिन राजगोपाल ने जिस तरह से दावेदारी पेश की है लखनऊ से, क्योंकि बीजेपी अपने प्रत्याशी अगर राजगोपाल लखनऊ से आते हैं, क्योंकि राजगोपाल पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, तो बीजेपी जरूर अपनी रणनीति जो होगा लखनऊ के लिए वो विशेष तौर से बनाएगी, क्योंकि राजगोपाल का वहाँ आना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्पसंख्यक वोट बैंक काफी ज्यादा लखनऊ में, और कांग्रेस ने जिस तरह फाइल किया था तो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सांसद को रीता बहुगुणा जोशी यादव कांग्रेस में चुनाव लड़ी थी। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ के लिए अलग से बना सकती है अगर अब यहाँ से राजगोपाल चुनाव लड़ते हैं। शुक्रिया रंजना तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा फिरोजाबाद से बीजेपी हेमा मालिनी को टिकट दे सकती है, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। और वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर राज बब्बर लखनऊ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अगर टिकट मिल जाता है यहाँ पर हेमा मालिनी को और उधर राज बब्बर को, तो किस तरीके से समीकरण बदलते हैं ये आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। तो फिरोजाबाद से बीजेपी के टिकट पर हेमा मालिनी चुनाव लड़ सकती हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर की है। तो कहीं न कहीं प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और राज बब्बर ने लखनऊ से टिकट चाहते हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से बात करते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, स्वागत है आपका। हमें ये खबर मिल रही है कि हेमा मालिनी ने अपनी इच्छा जाहिर की है फिरोजाबाद से टिकट की, क्या कहेंगे आप? अभी तक उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के नाते जी हेमा जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा कोई विषय मेरे संज्ञान में नहीं आया है। जी समाचार पत्रों से विषय संज्ञान में आया है। हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व के सामने उन्होंने ऐसी कोई इच्छा व्यक्त की हो, तो जब ये विषय हम लोगों के पास आएगा तब इस पर विचार करके और केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। लक्ष्मीकांत जी, क्या लगता है अगर टिकट मिलता है तो मजबूत दावेदारी होगी आपकी तरफ से? देखिए, फिरोजाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों को जीतने के लिए लड़ रही है उन सीटों में से फिरोजाबाद सीट भी है जी। और कैंडिडेचर के पर जो निर्भरता होती है उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो कैंडिडेचर भारी है जी। वहाँ हमारा संगठन का तंत्र भी है और हम निश्चित तौर पर यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी अपने को बहुत मजबूत समझ रही है जी, और वहाँ पर इन्हीं के परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है जी, उसे हम शिकस्त देंगे। प्रत्याशी कोई भी होगा ये अभी समय आने पर तय होगा। और ये भी खबर आ रही है कि राज बब्बर ने लखनऊ से टिकट उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, तो क्या आप अपने जो प्रत्याशी हैं उनको बदल सकते हैं? नहीं, मेरा तो मत है जिन लोगों ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो जी, उनके प्रत्याशी में फेरबदल हो रही है जी। साथ ही साथ एक बात और मजबूत है कि समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में मंत्री परिषद के सदस्य और विधायक टिकट घोषित होने के बाद अब चुनाव न लड़ने का मन बना रहे हैं और किसी न किसी बहाने से वो चुनाव के मैदान से हटना चाहते हैं जी। और उसका बहुत महत्वपूर्ण कारण मैं एंटी इनकम्बेंसी ऑफ द गवर्नमेंट मान रहा हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी सुविचारित प्रत्याशी होंगे और हमारी कोशिश होगी घोषित प्रत्याशी ईवीएम मशीन के माध्यम से लोकसभा तक जाए जी। लक्ष्मीकांत जी, जिस तरीके से यहाँ पर अभी जो बात आ रही है हेमा मालिनी की कि वो वहाँ से इच्छा जाहिर कर रही हैं, तो क्या उन्होंने सोचा है, क्या सोच विचार के वो वहाँ से टिकट मांग रही हैं? मैंने बताया ना, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के नाते अभी तक ये विषय मेरे पास विधिवत किसी रूप में संज्ञान में नहीं है और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के सामने कोई विषय अभी तक आया भी नहीं है जी।
हो सकता है राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने कोई विषय आया हो तो जैसा उनका निर्देश होगा राष्ट्रीय नेतृत्व का तदनुसार उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कार्रवाई करेगा। जी, तो लक्ष्मीकांत जी, जिस तरीके से राज बब्बर की हम बात कर रहे थे, अगर वो वहां से चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनकी टक्कर में लालजी टंडन ही आपके प्रत्याशी होंगे? निश्चित तौर पर होंगे। देखिए, हम लोग प्रत्याशी पर उतना जोर नहीं है जितना पार्टी पर जोर है। जी, और हम बताना